सपने वो नहीं है जो नींद में आए, सपने वो नहीं है जो नींद में आए, सपने वो है जो हमें नींद ना आने दें। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा आपको पता होगा कि हमने पिछली क्लास में अपना एक खूबसूरत सा चैप्टर शुरू किया था, जिसकी 2 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, यूनिट एंड मेजरमेंट। हमने समझा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, फंडामेंटल, ड्राइव क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और उसके तमाम एग्जांपल मैंने आपको समझाए थे। टाइप्स ऑफ सिस्टम भी बताया था, एमपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। आज बेटा उसके आगे बढ़ने का काम करेंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं जो आज कवर करने वाले हैं? आज हम सबसे पहले देखेंगे कि डायमेंशन क्या है। अगर इस चैप्टर में कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है डायमेंशन। तो सबसे पहले देखेंगे कि डायमेंशन क्या होता है, फिर हम उसके एग्जाम्पल पे चलेंगे, या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। फिर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उससे भी ज्यादा डायमेंशन की एप्लीकेशन की तरफ जाने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है, 2 वीडियोस मैंने इससे पहले अपलोड किए हैं, तो आप जाके बेटा चेकआउट कर लो, क्योंकि उसके बाद आपको बेटा बहुत मजा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि डायमेंशन क्या चीज है। देखिए डायमेंशन की डेफिनेशन है, इन डायमेंशन in dimension we write any physical quantity in terms of fundamental quantity और बेस क्वांटिटी विथ सम सुटेबल पावर। तो बेटा ये हमारी डायमेंशन की डेफिनेशन है। डायमेंशन के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी, तो हम उसे क्या करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में बताने का काम करेंगे। ठीक है, अच्छा फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? तो बेटा मैंने पिछले वाले लेक्चर के एंड में बताया था, मास, लेंथ, टाइम, इसके अलावा करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लुमिनस इंटेंसिटी। और एक हमारी बेटा और बच रही है जिसका नाम है टेम्परेचर। तो बेटा ये 7 तरह की हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हम बेटा क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, हम उसे क्या करेंगे, इनके टर्म्स में एक्सप्रेस करके बताएंगे। अच्छा उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूं। जैसे बेटा हमारे पास मास है, मास का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं, मास अपने आप में खुद फंडामेंटल है। तो मास का बेटा जो डायमेंशन है वो हमारा m हो जाएगा, लेंथ का सर L हो जाएगा, टाइम का सर T हो जाएगा, और करंट का बेटा A हो जाएगा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बेटा ऐसा नहीं है कि स्मॉल m से दिखाते, मोल ही लिख दो वही काफी है। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला CD यूज करते हैं, बट बेटा क्या है ना कि ये हमारे लेवल पे इसका कोई यूज नहीं है। ये आप मान के चलो भैया, जब 11वीं 12वीं जब पास कर लोगे, ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे, तब जाके आपको ये टर्म देखने मिलेगी। टेम्परेचर को केल्विन से दिखाते हैं, मतलब K को ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। अच्छा अब इसी में कुछ नमूनों को डाउट होता है कि सर ये ब्रैकेट काहे को लगा रहे हो, क्या जरूरत है इसकी लगाने की, ना लगाओ। तो बेटा कुछ चीजों के जवाब होते ही नहीं है। अरे खुद सोचने का काम करो बेटा। जैसे मान कर चलो तुम्हारा चेहरा अगर हम थोड़ा इधर बनाए, ठीक है, ये मान कर चलो तुम्हारा थोड़ा है, ये तुम्हारी मान के चलो बकटेटी जैसी आंखें, ठीक है, ये तुम्हारी नाक, और ये तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा, ठीक है, जिसमें हमेशा दांत निकलते रहते हैं। अभी भी दांत निकल रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, कि सर बढ़िया सी कोई जोक वगैरह सुना रहे। अब बेटा मैं कहूँ एक नाक क्यों है, 2 नाक हो जाती, एक नाक इधर हो जाती, एक इधर हो जाती, एक इधर हो जाती, ठीक है। मान के चलो 2 आंख क्यों है, एक ही आंख होती शिव जी की तरह जो बिल्कुल बीच में होती है सेंटर पे, ठीक है, क्यों है ऐसा? तो बेटा उसका कोई लॉजिक तो नहीं है। वही बेटा मैं यहाँ बताने का काम कर रहा हूँ कि ऐसा हम ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि ये ब्रैकेट क्यों लगाया गया, ठीक है। मास को
मास का डायमेंशन m क्यों है, कुछ और रख देते, स्मॉल m रख देते, ठीक है, मास ही रहने देते। तो कुछ चीजें बेटा हमें याद ही करनी पड़ती है, इस बात को आप समझो, ठीक है। चलो, मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप समझ गए होगे। तो बेटा इतनी सारी क्वांटिटी, मतलब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। अब मैं एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली क्वांटिटी में ले रहा हूं, सबसे सिंपल, स्पीड। क्या फॉर्मूला होता है सर? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है, तो उसको लिख लेते हैं। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा? देखो, डिस्टेंस की जगह लिख लो एल, ठीक है। डिस्टेंस का क्या होता है? देखो, खुद सोचने का काम करो ना कि भैया हम अगर मान के चलो एक जगह से दूसरी जगह की दूरी बता रहे हैं, तो वो डिस्टेंस मतलब एक लेंथ ही तो बता रहे हैं, उसको मेजर तो मीटर में ही करेंगे, या अगर बड़ा डिस्टेंस है तो किलोमीटर में कर लेंगे। तो भैया वो एक तरह से लेंथ की ही यूनिट है। सर टाइम तो टाइम ही रहता है, टाइम तो बदलता है नहीं। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? LT-1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ और एग्जांपल देता हूं बेटा मैं, इसको यार थोड़ा छोटा करते हैं, बड़ा बड़ा दिख रहा है काफी। एक्सेलरेशन का देख लो बेटा। एक्सेलरेशन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब बेटा आगे चेंज लगने से यूनिट पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हमने क्या लिखा है? वेलोसिटी। और बेटा क्या है, अभी मैं निकाल के बताऊंगा। वेलोसिटी और स्पीड का जो डायमेंशन होता है ना, सेम होता है, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो कि क्या आएगा, लो मैं अलग से करके बता देता हूँ, वरना कहोगे कि सर हवाबाजी कर रहे हो, बता नहीं रहे हो प्रॉपर तरीके से। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। हाँ भैया चेंज लगा सकते हो, ठीक है। मुझे पता है सोच रहे हो कि सर ने चेंज नहीं लगाया, कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अरे बेटा लगाओ ना लगाओ, डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करेंगे सर? एल में ही करेंगे। टाइम को किस में करेंगे सर? टी में ही करेंगे। कितना हो जाएगा? LT-1 हो जाएगा, हो गया। तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी की जगह यहाँ पर मैं LT-1 रख रहा हूँ, ठीक है। टाइम का तो टी ही रहता है। अब ये पावर ऊपर जाके नेगेटिव होगी, तो क्या हो जाएगा? LT-2 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम बढ़िया तरीके से। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। सर फोर्स का बता दो। लो बेटा फोर्स का बता देते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा मास को लिख दो m, ठीक है। एक्सेलरेशन का अभी अभी देखा बेटा, LT-2 आ गया डायमेंशन फॉर्मूला। इसी तरह बेटा वर्क का देख लो, क्या फॉर्मूला होता है वर्क का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? इसका क्या लिखेंगे? एल ही लिखेंगे, अभी अभी देख कर आ रहे हैं। L की पावर वन कितना हो जाएगा? ML2T-2। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी डायमेंशन मैंने बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो बेटा एक बात याद रखना, इतनी अभी मैं बहुत सारी क्वांटिटी के आपको डायमेंशन बताने वाला हूँ, आपको फॉर्मूला याद रखना है। बहुत बच्चे क्या है, मैं देखता हूँ डायमेंशन फॉर्मूला रटने में लग जाते हैं। अरे रटते रहो यार, कुछ भी नहीं होगा। मान के चलो एनसीईआरटी के पीछे जब खोल कर देखोगे किताब, पता नहीं 300 से 400 फिजिकल क्वांटिटी है, किस के डायमेंशन रटोगे? तो बेटा डायमेंशन नहीं रटने हैं, अगर या रटना है या याद करना है तो फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। हो सके तो देखो पीछे जितनी क्वांटिटी दे रखी है मैक्सिमम याद कर लो, सारे शायद अभी नहीं कर पाओगे, बट जितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बता भी देता हूँ कौन कौन सी है, उनको याद कर लो। क्योंकि देखो अभी नहीं तो आगे चल के तो याद करना ही है। यूनिट जो हमारी फिजिक्स की किताब है उसके पीछे हमारे एक तरह से बोलें क्या, 11th और 12th में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी तुम लोग पढ़ने वाले हो वो सारी दे रखी है। तो उसमें जितना मैक्सिमम या जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर याद कर लो। केवल फॉर्मूले याद है मतलब निकाल लोगे, और अगर फॉर्मूले नहीं याद है तब तो भैया फिर कल्याण हो जाएगा, ठीक है। वर्क के बाद बेटा अब एक बढ़िया नई तरह की क्वांटिटी देखते हैं जिसका नाम है टॉर्क, ठीक है।
टॉर्क का डायमेंशन देखने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टॉर्क को बेटा, टॉर्क का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है और इसे टाउ बोलते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस की भाषा में टाउ बोलते हैं, जैसे थीटा होता है वैसे टाउ होता है, ठीक है। टाउ मत बोलना, टाउ टाउ। फॉर्मूला क्या होगा? तो बेटा फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो या सीधा डिस्टेंस हो हमें उससे मतलब नहीं है, हम तो इतना जानते हैं अगर डिस्टेंस है तो डायमेंशन क्या होगा? एल होगा। फोर्स का तो सर बढ़िया आपने अभी बता ही दिया, mlt-2 होता है। कर लो इसे सॉल्व, एल की पावर वन, एल की पावर वन कितना हो जाएगा? ml2t-, ये हमारा डायमेंशन आ गया, किसका आ गया? टॉर्क का। ठीक है सर, आगे अब क्या करते हैं? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का भी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। इसका डायमेंशन निकालते हैं एक बार। हाफ का, एक बात ध्यान रखना बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। हम जो भी डायमेंशन निकालते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का निकालते हैं या यूनिट का ही डायमेंशन निकालने का काम करते हैं। चैप्टर का नाम ही है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं होगा। हम जानते हैं ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है और किसी भी नंबर का अपने आप में कोई डायमेंशन नहीं होता। तो मैं बगल में लिख देता हूं, ध्यान रखना या कॉपी में लिख लेना। न्यूमेरिकल वैल्यू numerical value have no dimension। न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है बेटा, इतना आपको याद रखना है। अच्छा, तो इसका निकाल देते हैं। मास का सर m हो जाएगा, b का lt-1 होता है, इसके ऊपर स्क्वायर कर दो, ठीक है। स्क्वायर को अंदर लिखेंगे तो हो जाएगा ml2t-2। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अच्छा कि सर क्या पोटेंशियल एनर्जी का निकाल सकते हो? तो मैंने कहा हाँ बेटा निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। पोटेंशियल एनर्जी को इससे दिखा रहे हैं, मास का m हो जाएगा g। अब ये g क्या चीज है? कौन सा g? तो बेटा ये g जो है ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g की वैल्यू तो जानते हो भाई कि नहीं जानते हो? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू होती है इसकी। 9.8 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। तो मतलब जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन है वही g का भी हो जाएगा। तो lt-2 आ गया। h, अब h भी एक तरह से लेंथ है, मतलब ठीक है, अगर हम किसी की हाइट बता रहे हैं, ठीक है, तो वो भी मीटर में ही बताते हैं। l आ गया, l की पावर वन, l की पावर वन कितना हो जाएगा? l2 हो जाएगा और t-2 हो गया। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का भी निकल के आ रहा है ml2t-2। हमने एक बात नोटिस की, काइनेटिक एनर्जी का भी कितना आया? ml2t-2 आया। पोटेंशियल एनर्जी का भी ml2t-2 आया। और ये बेटा हमने वर्क का निकाला जो ml2t-2 आया। तीनों में सेम आ रहा है। सर क्यों सेम आ रहा है? क्योंकि बेटा आपको पता होगा वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी टाइप की एनर्जी है सबको जूल में मेजर करते हैं। और बेटा जब सबकी यूनिट सेम है ना तो डायमेंशन भी सबका सेम ही निकल के आना है, उसमें कोई अंतर देखने नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटा डायमेंशन हो जाने के बाद अब हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ चल रहे हैं। मैंने आपको सिंपल बता दिया कि बेटा डायमेंशन में तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आप डायमेंशन निकाल दोगे। अब कुछ लोगों का डाउट होगा कि सर फॉर्मूले याद नहीं होते, ठीक है, या इतने सारे फॉर्मूले हम कैसे याद करें? पहली बात तो बेटा ये कोई नए फॉर्मूले नहीं है, ये पुराने ही फॉर्मूले जो तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये तो बहाना होना ही नहीं चाहिए कि सर याद नहीं हो रहा है। दूसरी बात, ये हमेशा देखो दिमाग में रखो इस बात को कि बेटा अपना जो एम है, ठीक है, मुझे पता है बहुत लोगों ने एम बना रखा होगा कि हमें 11th और 12th के बाद नीट का एग्जाम देना है, ठीक है, जेई एडवांस का एग्जाम देना है, ठीक है। तो मतलब आपने अपना जो एम है बेटा इतना बड़ा बना रखा है, ठीक है, आपका एम इतना बड़ा है तो उस हिसाब से आपको मेहनत भी तो उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। आपका जो रिजल्ट है ऐसा नहीं है कि 1 महीने 2 महीने या 5-6 महीने में आ जाएगा, उसको आने में टाइम लगेगा। आप 11th 12th पूरे अच्छे से पढ़ोगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, सब कुछ अच्छे से करोगे, उसका रिजल्ट आपको 12th के बाद जब आप नीट का एग्जाम दोगे, ठीक है, तब आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो बेटा पेशेंस रखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एक बढ़िया सा स्टोरी सुनाते हैं इसी बात पे, देखो काफी अच्छी सीख सीखने मिलेगी इस स्टोरी से। एक बार बेटा क्या हुआ, इस स्टोरी में मैं 2 किरदार ले रहा हूं। एक हमारे पास है फीमेल डॉग और दूसरी हमारे पास है फीमेल एलिफेंट, सॉरी एलिफेंट।
स्टोरी के अंदर दो किरदार में ले रहा हूं, फीमेल डॉग और फीमेल एलिफेंट। अच्छा अब सुनो, एट अ पर्टिकुलर टाइम क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम पे फीमेल डॉग और फीमेल एलिफेंट क्या हुई, प्रेग्नेंट हुई। ठीक है, दोनों एक ही टाइम पे प्रेग्नेंट हुई। कुछ टाइम ड्यूरेशन बीता, मान के चलो 6 मंथ बीत गए। 6 मंथ निकल जाने के बाद फीमेल डॉग ने बच्चों को जन्म दिया, अपने पपीज को जन्म दिया। और बेटा अगर बात करें फीमेल एलिफेंट की, शायद पता हो या फिर कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि फीमेल एलिफेंट का बच्चा होने में 2 साल लगते हैं। ठीक है, 2 साल लगते हैं बेटा। ठीक है, बच्चा भी तो बड़ा होता है उसका। तो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनो जरा। फीमेल डॉग ने 6 मंथ बाद बच्चे हुए। अच्छा, फिर 6 मंथ और निकल गए, मतलब 1 साल पूरा हो गया। 1 साल बाद बेटा फीमेल डॉग ने फीमेल एलिफेंट से कहा कि हमारे तो बेटा 2 बार, हमारे तो 2 बार बच्चे हो गए, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। ठीक है, तो फीमेल एलिफेंट ने मुस्कुराते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि हमारा जो स्तर है इस पूरी धरती पर, ठीक है, इस पूरी धरती पर हमारा जो स्तर है वो काफी ज्यादा बड़ा है। मतलब ये है कि जब मेरा बच्चा आएगा तो उसका स्थान इस धरती पर काफी ज्यादा बड़ा होगा। देखा नहीं है, जैसे मान के चलो रोड पर, मान के चलो तुम मार्केट या गली में कहीं घूम रहे हो, ठीक है, और बड़ा सा हाथी कोई आ रहा है, ठीक है, तो तुम्हें देखकर हाथी साइड हटता है कि हाथी को देखकर हम साइड हट जाते हैं, हम ही हटते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई साहब वो हटने वाला नहीं है, वो तो कुचल कर निकल जाएगा। तो फीमेल एलिफेंट ने ऐसा कहा कि देखो मेरे बच्चे का जो स्थान है इस पूरी धरती पर वो तुम्हारे बच्चों से काफी ज्यादा बड़ा है। तुम्हारे बच्चों की कोई वैल्यू है, मान के चलो तुम्हारे रोड या मोहल्ले में ऐसे छोटे छोटे पिल्ले बैठे रहते होंगे। ठीक है, अब मान के चलो बीच रास्ते पे तो क्या है, कोई भी लात मार के अलग कर देता है। लेकिन अगर मान के चलो फीमेल एलिफेंट का बच्चा है, उनका बच्चा भी बेटा बहुत बड़ा होता है, तो ऐसा तो है नहीं लात मार के अलग कर दोगे, क्योंकि बेटा अगर उसने लात मारी, ठीक है, ध्यान से सुनना, उसने लात मारी तो बेटा लात मारने लायक नहीं रह जाओगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, देखो कि आपने अपना एम जो है काफी ज्यादा बड़ा बना रखा है, तो उसको आने में समय लगेगा। ठीक है, 2 साल बाद आप नीट का एग्जाम क्लियर करोगे। ठीक है, उसके बाद आप जो भी डिग्री वगैरह करोगे, उसके बाद आप डॉक्टर जब बनोगे, ठीक है, तो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगी। आप अपने सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे लोग देख सकते हो, ठीक है, जो शायद छोटी सी जॉब पाकर खुश हो जाते हैं। निकल बेटा आप उन सबसे अलग हो, क्योंकि आपने अपना एम बड़ा रखा हुआ है। निकल बेटा याद रखना, एम जितना बड़ा होता है वो सेक्रीफाइस उतना बड़ा मांगता है और पेशेंस भी उतना ज्यादा मांगता है। तो पेशेंस रखो। देखो अभी तो केवल शुरुआत हुई है, अगर शुरू में ही डाउन हो जाओगे तो फिर इतना बड़ा सफर कैसे तय कर पाओगे। ठीक है, तो फिर हारना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है और सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो मुझे लगता है स्टोरी में मजा आया होगा, और अगर वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना यार, सब कर दिया करो यार, इतना मेहनत कर रहे हैं तुम लोग के लिए। चलो भाई अब फाइनली हम एप्लीकेशन पे चलते हैं। आप डायमेंशन की हम एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली एप्लीकेशन लिखते हैं, बड़ी आसान सी एप्लीकेशन है। ठीक है, एक तरह से देखा जाए डायमेंशन और उसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। टू फाइंड डायमेंशन ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट। देखो बेटा ये पहली एप्लीकेशन है इसकी कि डायमेंशन के मेथड से हम डायमेंशनल कांस्टेंट का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। सर कौन कौन से कांस्टेंट का निकाल सकते हैं, एक बार एग्जांपल तो दो। तो बेटा मैंने कहा हम कैपिटल जी का निकाल सकते हैं। कैपिटल जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एग्जांपल देखो, कैपिटल जी, अब कैपिटल जी का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं, बट कैपिटल जी किसी फॉर्मूले में आता है। किस फॉर्मूले में, मेरे हिसाब से पढ़ा होगा F इज इक्वल टू जी M1 इंटू M2 अपन आर स्क्वायर। ठीक है, 9th क्लास में ये पढ़ा होगा। ठीक है, मुंह मत बनाओ, मुंह मत बनाओ, अगर ध्यान नहीं है तो 9th क्लास की किताब उठा के देखो। जी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर को उठा के उधर भेज दिया, M1 इंटू M2 हो गया। F क्या हो गया, F का डायमेंशन तो अभी अभी निकाल कर आ रहे हो, MLT -2 होता है, और आर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर रख दिया। ठीक है, M1 इंटू M2 है तो दोनों मास ही ना, तो क्या हो जाएगा, M स्क्वायर नहीं हो जाएगा। लो अब क्या करेंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा, यहां पर 1 है, यहां पर 2, माइनस करेंगे कितना बचेगा, इतना।
तो ये बेटा पहली एप्लीकेशन है कि हम डायमेंशनल कांस्टेंट का डायमेंशन यहाँ पर निकाल सकते हैं। उम्मीद है बेटा मुझे कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको समझाने के लिए। देखो दूसरा एग्जांपल है प्लैंक्स कांस्टेंट का, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे होगे, ठीक है, पढ़ रहे होगे या फिर वहां पर पहुंचने वाले होगे, ठीक है। अगर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो कुछ दिनों में तो पढ़ ही लोगे, ठीक है। E इज इक्वल टू एच म्यू फॉर्मूला होता है, ठीक है। एच क्या है? एच है बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, मजा नहीं आ रहा ऐसा लिखने में। अगर बेटा h का डायमेंशन, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसका निकालना चाहते हैं तो E अपॉन म्यू ऐसा कुछ हो जाएगा। ये बेटा म्यू है, इसको भी समझने की गलती मत करना, ठीक है, भूल कर भी मत करना। ये म्यू है। म्यू क्या होता है? म्यू बेटा फ्रीक्वेंसी होता है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका? फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान रख लो, शायद पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने, 1/T होता है। अच्छा, अब क्या करेंगे? एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? मैं बोल रहा हूं बेटा एनर्जी का, तो तुम लोग अभी देखकर आ रहे हो, mL/T-2 होता है। टी का होता था, अगर टाइम हमें दे रखा होता तो टी का टी हो जाता था। अब यहाँ 1/T है तो क्या होगा सर? T-1 हो जाएगा। हाँ सर, क्या करेंगे? -1 को ऊपर भेज दो, -1 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस। मतलब ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, ठीक है। चलो भाई, अच्छा एक क्वेश्चन और, ये बेटा क्वेश्चन टाइप का, ये मैं लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R²। शायद बेटा ये फॉर्मूला तुम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, ठीक है। ये मत बोलना कि नहीं पढ़ा, गलती से भी मत बोलना, बिल्कुल भी नहीं। आजकल भैया क्या ट्रेंड बन चुका है, ठीक है, 11th वाले से पूछो कि बेटा ये पढ़ा है, बोलते सर डिलीटेड था। कुछ भी पूछो डिलीटेड था। ये एक तरह से बोले क्या, बचने का अच्छा तरीका निकाल लिया तुम लोगों ने। अच्छा, करना क्या है तो बेटा के यहां पर कूलम कांस्टेंट होता है, इसका डायमेंशन निकाल। चलो कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल तरीका है। के का अगर निकालना है तो बेटा R² को इधर भेज दिया, नीचे आ गया Q1 Q2। सर F का तो निकाल लेंगे, R² का भी आ जाएगा, इसका कैसे निकालें? चार्ज का तो आपने बताया ही नहीं, ठीक है, चार्ज का तो आपने सर कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बताया, अब तो फंस गए। मैंने कहा बेटा फंसे नहीं है, निकाल सकते हैं, ठीक है, परेशान मत हो बस तुम लोग। देखो कैसे निकालेंगे। I इज इक्वल टू Q/T होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? IT होगा। करंट का बेटा अभी बताया था शुरुआत में ही, A होता है, स्मॉल t का कैपिटल T होता है। फोर्स का क्या हो गया? mL/T-2, R का L², Q1 Q2, Q1 का है 80, 2 Q1 है, A² T² हो जाएगा। सॉल्व कर लो, क्या बचेगा? mL/T-2। अच्छा, उसको भी देखना पड़ेगा क्या? अच्छा, ये 2 ऊपर जाके माइनस होगा तो ये -4 हो गया, ठीक है, इसी गलती हो गई, मैं यहाँ सही कर देता हूँ। mL/T-4 A-2, हाँ सब सही है, ठीक है, ये इसका डायमेंशन आ गया। तो ये बेटा पहली एप्लीकेशन थी जहां, अब बेटा दूसरी एप्लीकेशन की तरफ चल रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे? टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। यहां पर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी होगी, उसे हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। सर कैसे करेंगे? एग्जाम्पल देके बता दीजिए। बिल्कुल बेटा, अभी बता देते। हमारे पास मान के चलो, जैसे हमसे कहा जा रहा है कन्वर्ट, मैं 2 ही एग्जांपल दूंगा बेटा, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और दोनों एग्जांपल आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, तो बेटा ध्यान से सुनना। कन्वर्ट 1 न्यूटन
इंटू डायन। हमें बताना है कि एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं। ठीक है, हम बेटा जानते हैं कि जो न्यूटन होती है वो ऐसा यूनिट होती है और डायन क्या होती है सर, सीजीएस यूनिट होती है। तो एक न्यूटन में कितने डायन होंगे ये हमें बताना है। अच्छा, इसके बाद देखो अब कैसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन हमारा जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो मैंने कहा कि हमारा जो न्यूटन है उसे हम एक्चुअल में ऐसा लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा डायन को लिख सकते हैं क्या? हाँ, डायन को भी लिखा जा सकता है। देखो डायन में किलोग्राम की जगह ग्राम कर दो, मीटर की जगह सेंटीमीटर कर दो और पर सेकंड स्क्वायर कर दो। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ये कैसे लिखा। तो बेटा जैसा मैंने कहा वीडियो की स्टार्टिंग में कि मेरे पिछले 2 वीडियो जरूर देख लो आप। अगर आप वो देखोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। न्यूटन क्या है? ऐसा यूनिट है। और मैंने कहा था बेसिकली कि जितनी भी हमारी ऐसा यूनिट होती है साइंटिस्ट के नाम पर रखी जाती है। ठीक है, ताकि उनकी याद तो रहे, पता तो चले हमें कि हाँ भाई इस बंदे ने डिस्कवर किया था। तो न्यूटन जो है वो एक्चुअल में क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। डायन वो भी किसी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, वो शायद पहले कोई डायन चलती होगी उसके नाम पे रख दिया। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर है। अच्छा कितना है तो हमने एक्स मान लिया। ठीक है सर, एक्स हम मान चुके। क्या करेंगे सर अब? तो बेटा कुछ नहीं करेंगे, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल कर दो, ग्राम को नीचे भेजो, 1 का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं। सेंटीमीटर हमारा नीचे आ गया, बस एक्स की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, किलोग्राम को ग्राम में कर लो। अब ये मत सोचना कि सर किलोग्राम को ही ग्राम में करना है, ग्राम को किलोग्राम में नहीं कर सकते बेटा, कर सेम यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, जो मन में आए वो कर लो। ठीक है, मेरी तरफ से खुली छूट है, दोनों ही केस में सही होगा। मैं तो चलो किलोग्राम को ग्राम में कर रहा हूं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, मतलब 10 की पावर 3 ग्राम। नीचे लिख दिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो भैया एक काम करो ऐसे लिख लो, ये कैंसिल, क्या बचा? 10 की पावर 5 बचा, मतलब 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होते हैं। खत्म बेटा, हो गया। देख लो यार, इतना सिंपल है। बस ये पता होना चाहिए कि न्यूटन इसके बराबर है और डायन इसके बराबर है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं चलो एक एग्जांपल और देता हूं, यहां हो जाएगा, हो तो जाएगा, बस बनाना पड़ेगा। लो बेटा बना देते हैं। तो अब बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। बेटा अर्ग जो है सीजीएस मतलब छोटी यूनिट, सीजीएस के अंदर मैंने बताया था हम छोटी यूनिट्स को लेते हैं, और जूल जो है ऐसा यूनिट है मतलब बड़ी यूनिट्स को लेने का काम करेंगे। कैसे करेंगे बस वो सुन लो, कुछ भी नहीं है। देखो क्या करना है, जूल, जूल किसके बराबर होता है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो बेटा जूल जो बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो। मैंने पिछली वीडियो में सब बता रखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जाकर चेकआउट कर लो, तब जाके यहाँ बहुत अच्छा समझ में आएगा। अभी इसके आगे अब चलेंगे तो और ज्यादा दिक्कत होगी। अर्ग की बात करें, अर्ग क्या होगा, तो देखो अर्ग छोटी यूनिट है, किलोग्राम को ग्राम कर दो। ठीक है सर, कर दिया। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, सेकंड स्क्वायर रहेगा, काट दो उसे। ठीक है, क्या करें, इस ग्राम को नीचे भेजो, लो सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे आ गया। अब का वही काट दो, और क्या करेंगे, देखो काटेंगे यहाँ तो 1 किलोग्राम में 10 की पावर 3 ग्राम करेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना, इतना तो समझ गए होगे। ठीक है, अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो कहीं ना कहीं समझ ही गए होगे। 1 kg की जगह 10 की पावर 3 रखेंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा तो यहाँ बचा 10 की पावर 3। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 10 की पावर 2, और इसका स्क्वायर करेंगे 10 की पावर 4। बाकी सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 10 की पावर से। तो बेटा ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर आ चुका है कि सर तो ये जो करना चाहते हैं वो हो ही नहीं रहा है। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। तो बेटा दोनों क्वेश्चन तुम लोग के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि ये जो है सिंपलेस्ट मेथड है। अगर स्कूल वाले तुम्हारा टीचर कह रहा है कि हमें डायमेंशन वाले मेथड से करना है तो बेटा वही फॉलो करना है। मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अभी हमारी 2 एप्लीकेशन बेटा और बची है, तो अगली वीडियो के अंदर हमारा पूरा डायमेंशन खत्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ बेटा
आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और हाँ, अगर चाहते हो कि मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास पढ़ना तो बेटा डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मैसेज करना, ठीक है, या कॉल करना, जो मन में आए वो कर लेना। ठीक है, बस रात के टाइम मत करना यार, वरना हमें दिक्कत हो जाएगी। चलो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।